नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं मासिक धर्म पर उठे विवाद की। और यह विवाद यह है कि मासिक धर्म पर महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं। एक ऐसा शब्द जहां उसमें बहुत निषेध के साथ इस शब्द को समाज में परोसा गया है, वहीं पर तंत्र शास्त्र में इस मासिक धर्म शब्द को बहुत बड़ा बनाकर प्रस्तुत किया गया है। अगर आप कभी आसाम जाएं तो आप वहाँ पर कामाख्या देवी के मंदिर में ख़ास तौर से जून के तीसरे सप्ताह में 3 दिन तक उनके जननांगों से एक लाल रक्त का जो स्राव बहता है वह तंत्र के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। बहुत भीड़ लगती है, लोग उस द्रव को पाने के लिए लालायित रहते हैं। और आज इसीलिए मैं इस पर बात करने के लिए आपके साथ हूँ, क्योंकि इस बात पर विवाद है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं। और यह उस देश में विवाद उठा है जहाँ पर हमारी नागरिकता एक है, संविधान के अनुच्छेद 5 में हम सभी भारतीय हैं। लेकिन यही उस देश में, भारत में, नवंबर 1991 में बिहार की महिलाओं ने 32 दिन तक इसलिए हड़ताल की थी कि उन्हें पीरियड में छुट्टी दी जाए। और 2 जनवरी 1992 को तत्कालीन सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया था और बिहार भारत का वह पहला राज्य बन गया था जहां पर 2 दिन की मासिक धर्म के समय छुट्टी मिलती। अब ऐसे समय में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम संविधान को सर्वोच्च मानते हैं और आर्टिकल 14 में सभी महिलाएं समान हैं, इक्वलिटी एमंग इक्वल्स की बात होती है, तो फिर दूसरी महिलाओं को इस तरह का अवकाश क्यों नहीं मिल रहा है। और वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से संसद में यह बात कही गई है कि मासिक धर्म एक स्वाभाविक क्रिया है और इस स्वाभाविक क्रिया के लिए अगर छुट्टी दी जाने लगेगी तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी। जबकि इसी बात का समर्थन इसी वर्ष 2023 में 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि यह नीतिगत मामला है, इसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने इसको खारिज कर दिया था। क्योंकि यह मानना उनका था कि इसे सरकार को सोचना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान है वो 18% है। ऐसे में महिलाओं के लिए क्या मासिक धर्म के लिए छुट्टी होनी चाहिए या नहीं, इससे पहले यह समझ लेते हैं कि वास्तव में यह मासिक धर्म, या जिसे रजो धर्म आप कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, वह है क्या। हम जो आप सुन रहे हैं मुझे, या आप मुझे सुन रहे हैं, या दुनिया का वह कोई भी व्यक्ति मानव शब्द से ही परिचित इसलिए हुआ क्योंकि किसी महिला के मासिक धर्म होने की ही सत्यता में मानव सृजन छिपा हुआ है। और जब भी कोई लड़की का जन्म होता है तो उसके शरीर में जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, उसमें जन्म के समय से ही अंडे मौजूद होते हैं। यही कारण है कि चूंकि उसमें सृजन की शक्ति पैदा होने से होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि लड़कियों को देवी का दर्जा प्राप्त है। केवल होता यह है कि जब लड़की 14-15 साल की हो जाती है तो ये अंडे परिपक्व होकर प्रत्येक माह जो परिपक्व अंडे हैं वो निकलना शुरू होते हैं। अगर जनवरी में एक ओवरी से कोई अंडा उत्सर्ग हुआ है तो फरवरी में दूसरे ओवरी से उत्सर्ग होता है, और इस तरह यह प्रक्रिया कम से कम 45 साल की उम्र तक, जिसे आप रजोनिवृत्ति कहते हैं या रजोवृत्ति कहते हैं या मेनोपॉज कहते हैं, तब तक चलती रहती है। लेकिन ये अंडा जो परिपक्व होता है एक माँ के गर्भ में, वह जब निकलता है तो प्रकृति ने, जैसे प्रकृति पृथ्वी पर हरियाली के द्वारा उस बसंत का अनुभव कराती है, ऐसे ही माँ के गर्भ के अंदर ही जब अंडा परिपक्वता की ओर बढ़ता है और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पर उसके लिए प्रकृति के द्वारा गर्भाशय में एक बड़ा खूबसूरत वातावरण तैयार किया जाता है। एक लाल चादर पूरे गर्भाशय में फैल जाती है जो मुख्य रूप से रक्त की बनी होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम की लाल चादर पर वह अंडा उत्सर्ग होकर गर्भाशय में आता है, और अगर उसे पुरुष की तरफ से कोई स्पर्म मिलता है समय से,
तो फिर वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है और एक मानव का निर्माण होता है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ शादी हो जाए। बाल विवाह भी निषेध हो चुका है और अपने काम काज और अपने जीवन में उन्नति की बात सोचने के कारण शादियाँ भी देर से हो रही हैं। ऐसे समय में जो यह लाल चादर, जो एंडोमेट्रियम की चादर है लाल, वह जब अंडा अपना किसी भी स्पर्म के साथ अपना उपयोग नहीं कर पाता है तो यह अंडा बर्बाद हो जाता है और उसके बाद जो एंडोमेट्रियम की सुंदर सी एक चादर अंदर बिछी रहती है गर्भाशय में, वह उखड़ना शुरू होती है। आपको मालूम है, एक बार मासिक धर्म में 70 ml रक्त बाहर निकलता है और जब गर्भाशय की दीवार से या एंडोमेट्रियम की लाइनें उखड़ती हैं तो उससे बहुत दर्द होता है। महिलाओं को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जांग में दर्द होता है, उनके ब्रेस्ट में तनाव और कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन यह एक तरह का निषेध है, इसलिए महिलाएं नातेदारी में, संस्कार में, नैतिकता में इन बातों को ना हमसे कह सकती हैं ना कह सकती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जब एंडोमेट्रियम की वह लाइनें उखड़ रही हैं उनके गर्भाशय से और वह मासिक धर्म के रूप में बाहर जाती हैं क्योंकि वह वेस्ट हो गई हैं, अगर यह वेस्ट ना होती और इसके साथ कोई स्पर्म मिल जाता तो फिर ये नहीं निकलता, फिर वहाँ पर क्रिया निषेचन की शुरू होती और इसी एंडोमेट्रियम जाल जो फैला हुआ है इसके साथ जुड़कर वह अपना पोषण प्राप्त करती, धीरे धीरे प्लेसेंटा बनता और एक बच्चे का निर्माण होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता अगर, तो फिर उसे ही आप कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो किसी में 3 दिन का होता है, मैक्सिमम 5 दिन का होता है। कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसने बताया उसका 10-10 दिन तक का होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म के समय अगर महिलाओं द्वारा यह बात नहीं कही गई है तो इस बात को मान लेना कि एक बड़ी सरल प्रक्रिया है, नहीं है। लेकिन अगर बिहार जैसे राज्य में छुट्टी दी गई है तो क्या वास्तव में महिलाओं को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, उन्होंने संसद के डाल दिया और संसद का कहना है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो आइए यह जान लेते हैं कि मासिक धर्म में वास्तव में छुट्टी को लेकर वैश्विक परिदृश्य पे क्या बातें सोची जा रही हैं। क्योंकि हम मानवाधिकार की बात करते हैं, हम गरिमापूर्ण जीवन की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं और मानवाधिकार की स्थापना के लिए कम से कम हमें यह जानना होगा कि जब मानव सभ्यता में जंगल में हम खड़े थे तब तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमने जैसे व्यवस्थित जीवन शुरू किया, खासतौर से आज से 10,000 साल पहले, और सिंधु घाटी सभ्यता को अगर जोड़ लें तो आज से करीब 5,000 साल पहले से जो व्यवस्थित जीवन हुआ, जिसमें महिलाओं को भी एक स्थायी रूप से रहने का घरों में समय मिला, तो आप जानते हैं कि मासिक धर्म के समय आपने देखा होगा कि हमारे घर की महिलाएं पूजा से विरत रहती हैं, खाना बनाने से विरत रहती हैं, नहाती नहीं हैं, क्योंकि वह रजस्वला का समय कहा जाता है। और ऐसा इसलिए भी किया गया है कि वह एक उनका कठिन समय होता है, इसलिए वह थोड़ा सा तेल लगाए रहेंगी, नहाएंगी नहीं, ताकि उस समय में उनके नज़दीक कोई न जाए। और नज़दीक न जाने का मतलब कोई नहीं, सिर्फ उनके स्वास्थ्य के आधार पर उनकी उस पीड़ा के समय में उन्हें उस पीड़ा के साथ आराम से रहने के लिए यह व्यवस्था की गई कि इस तरह के निषेध पैदा कर दिए गए। वैसे तो अब साइंस ने उन्नति कर लिया है, साइंस के तर्क में तो अब यह है कि रजस्वला के समय ही संबंध बनाना सबसे अच्छा है, क्योंकि बच्चा पैदा होने की संभावना 0 होती है। लेकिन इन सब के बीच में महिला को जो मनोवैज्ञानिक दर्द होता है उसके प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। और जैसे जैसे महिला का जीवन स्थायित्व और ख़ासतौर से स्थिर जीवन की ओर बढ़ा और वह अपनी ऊर्जा को लेकर महिला सशक्तिकरण के दौर में बाहर की दुनिया में निकली और उसने कहा कि हम घर के कामों के अलावा दुनिया के दूसरे काम भी कर सकते हैं, जिसे उन्होंने साबित भी कर दिया है। ऐसी स्थिति में उस काम करने के दौरान क्या उन्हें पीरियड के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं, यह सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि अगर छुट्टी मिलेगी तो यह कहा जा रहा है कि इससे मानव दिवस का बहुत नुकसान होगा। और इसीलिए यह जानना ज़रूरी है कि जब बिहार जैसे राज्य में 2 दिन की पीरियड की छुट्टी मिल रही है तो भारत के सारे राज्यों की महिलाओं को छुट्टी क्यों ना मिले। वैसे तो इसी वर्ष सितंबर में
मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 6 दिन की पीरियड की छुट्टी छात्राओं और टीचरों के लिए घोषित किया और उन्होंने कहा कि जो भी इस तरह के दौर से गुजर रहे हैं उन्हें छुट्टी दी जाएगी और इस छुट्टी को मेडिकल लीव नहीं समझा जाएगा। यह उनका एक नैसर्गिक कारण है और इसके कारण जो स्थितियां पैदा हुई हैं इसलिए उन्हें यह छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन इसी साल केरल ने भी इस बात की घोषणा करी कि जो उच्च शिक्षा में लोग हैं उन उच्च शिक्षा में रहने वाले लोगों को मासिक धर्म के समय छुट्टी दी जाएगी और इस छुट्टी की गणना उनकी सामान्य छुट्टियों में नहीं की जाएगी, जबकि इसके लिए यह कहा भी गया था एक प्राइवेट बिल भी लाया जाएगा। लेकिन क्या प्राइवेट बिल लाया कभी नहीं गया? लाया गया 1997 में अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनोंग एरिंग द्वारा एक प्राइवेट मेंबर की हैसियत से एक बिल लाया गया था जिसे मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 1997 कहा गया। और इस मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 1997 में उन्होंने इस बात की वकालत करी थी कि जो भी कामकाजी महिलाएं हैं उनको 4 दिन का अवकाश दिया जाए। अगर वो अवकाश नहीं लेना चाहती हैं तो उन्हें उन 4 दिनों में आधे आधे घंटे के अवकाश आराम करने के लिए दिए जाएं। वो बात अलग है कि यह बिल पूरी तरह से लोकसभा में रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह एक सामान्य सी बात है कि छुट्टी देने के कारण यह भी एक बात सार्वजनिक होने लगेगी कि अमुक महिला इस समय मासिक धर्म से गुजर रही है और सभी लोगों का दिमाग, सोच, मनोविज्ञान एक जैसा नहीं है और ऐसे में हो सकता है कि दूसरी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से महिलाओं को होकर गुजरना पड़े। कम से कम भारत जैसे देश में वैसे तो यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात यहाँ दर्शन के हिसाब से बहुत बड़ी करके कही गई है, लेकिन एक सार्वजनिक स्थल पर अगर किसी भी व्यक्ति को पता है कि इस महिला के साथ आज मासिक धर्म चल रहा है तो हो सकता है उसको दूसरी अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजरना पड़े। इसलिए इस तरह की छुट्टियों के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और यही कारण है कि ऐसे अवकाश पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व में ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं कि स्पेन जैसे देश में जब किसी महिला को मासिक धर्म होता है तो वो कहेंगे कि स्ट्रॉबेरी डेज मेरे चल रहे हैं। भारत जैसे देश में नानी आई हुई हैं। अब नानी आने का मतलब है कि फला महिला को मासिक धर्म है, या परंपरागत घरों में कह दिया जाता है आज बहन की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, भाभी की तबीयत खराब है। और उस तबीयत खराब होने के बाद अब विज्ञान के विस्तार में हम लोग यह समझने लगे हैं कि तबीयत खराब होने का मतलब क्या है। लेकिन स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ पर उन्होंने मासिक धर्म के लिए 3 दिन का अवकाश स्वीकृत कर रखा है, जो 5 दिन तक भी हो सकता है। लेकिन स्पेन से भी पहले 1948 में इंडोनेशिया जैसा देश, इंडोनेशिया देश को आप समझते हैं मुस्लिम कंट्री है, और इंडोनेशिया जैसे देश में भी इस बात का प्राविधान किया गया है कि अगर किसी महिला को मासिक धर्म है और वो कामकाजी और वह छुट्टी लेना चाहती है तो उसे 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। और इंडोनेशिया के साथ साथ 1922 में, आप जरा सोचिए, 1922 में जब हमारे यहाँ असहयोग आंदोलन चल रहा था, चौरा चौरी कांड चल रहा था, तो विश्व में रूस एक ऐसा देश था जिसने मासिक धर्म पर छुट्टी के लिए नेशनल पॉलिसी बना दी थी कि जो भी लोगों को मासिक धर्म है उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। और ये छुट्टी मैंने आपको बताया कि किस लिए मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जापान एक ऐसा देश है, आप जानते हैं, कम से कम प्रगति के मामले में, विकास के मामले में जापान बहुत आगे है। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था उस समय जापान में 1947 में यह घोषणा जापान सरकार द्वारा की जा चुकी थी कि महिलाओं को मासिक धर्म के समय अवकाश दिया जाएगा। और इस अवकाश के लिए उन्होंने 1947 से ही प्राविधान कर रखे हैं। हम जब अमृतकाल में रह रहे हैं, उस अमृतकाल के पूरे समय में
जापान में मासिक धर्म की छुट्टी दी जा रही है। केवल ऐसा ही नहीं है, विश्व के ऐसे दूसरे भी देश हैं जहां कम से कम एक दिन मासिक धर्म की छुट्टी दी जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, इंग्लैंड है, ताइवान है, दक्षिण कोरिया है, अफ्रीका है, फिलीपींस है, जाम्बिया है। ये वो सारे देश हैं जहां पर एक दिन की छुट्टी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की दी जाती है। मैंने आपको यह बातें बताई और इसके आधार पर आप संविधान का आकलन करके सोचें कि क्या महिलाओं को वास्तव में मासिक धर्म के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए, और इस पे स्वयं महिलाओं को इस तर्क के साथ सामने आना चाहिए। मैं उन नारीवादी आंदोलन और नारीवादी महिला संगठनों की बात नहीं कर रहा जो बिना कुछ सोचे समझे बस कहना चाहती हैं कि नहीं छुट्टी होनी चाहिए। इस पे एक तर्क के साथ होना चाहिए, क्योंकि यह सच है कि महिलाओं को मासिक धर्म के समय मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से कई पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है। कई महिलाएं तो उसमें रोने लगती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन अब वो कहें किससे, क्योंकि दुनिया में यह एक निषेध का विषय है मासिक धर्म। क्योंकि उनके थाइज में बहुत पेन होता है, उनके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, कमर में अद्भुत पेन होता है, और वो एलोपैथिक दवा खा के उन दर्दों को दबाती। क्या उस समय में उन्हें छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्हें वास्तव में, जो कि अगर कोई भी महिला नौकरी कर रही है तो 25 साल पे भी नौकरी कर रही है, 45 साल पे रजोवृत्ति है, तो इस 20 साल के लिए अगर हम मानवता की बात कर रहे हैं, गरिमापूर्ण जीवन की बात कर रहे हैं, मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, तो इस 20 साल में यानी 240 महीने में हम 480 छुट्टी उसको इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा नुकसान हो जाएगा। हम मातृत्व लाभ की छुट्टी के लिए, जिस पर भी अखिल भारतीय अधिकार संगठन ने सरकार के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में सब जगह 6 महीने की छुट्टी की गई। 6 महीने की छुट्टी दे सकते हैं, 180 दिन की। 2 बच्चों के लिए आप ले सकते हैं छुट्टी। आप चाइल्ड केयर लीव 2 साल की ले सकते हैं। अगर महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव है, मैटरनिटी लीव है, तो क्यों नहीं मेंस्ट्रुएशन लीव होना चाहिए? इसके पीछे फिर तर्क क्या रह जाता है? और सरकार को इसको इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि महिला के पास अगर सशक्तिकरण का दौर आया है तो उसका भरपूर फायदा तभी है जब उसे मनोवैज्ञानिक रूप से एक फ्री वातावरण में काम करने को मिले। वैसे मैं आपको बताऊं कि दक्षिण में जो नायर जाति है, वहाँ पर तो जब किसी को भी रजस्वला होता था तो उसे बैठाल कर कुर्सी पे पूरे समाज में घुमाया जाता था, क्योंकि बड़ी बात होती थी, क्योंकि लड़की अब प्रजनन योग्य हो गई है। वहीं नहीं, अगर आप गुजरात मध्य प्रदेश में जाएं तो सांसी, बेड़िया, बाछेड़ जनजातियों में जब लड़की को पहला मासिक धर्म हो जाता है तो एक खुशी का विषय माना जाता है, क्योंकि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रजनन वाली लड़की की वैल्यू अलग होती है ना। अमेरिका की कई जनजातियां ऐसी हैं, अफ्रीका की जनजातियां, मसाई तो ख़ासतौर से मैं जानता हूं, जहां पर मासिक धर्म को लेकर उत्सव मनाया जाता है। और हम सबको भी इसलिए तो ऋणी होना ही चाहिए महिलाओं का, कि अगर उन्हें मासिक धर्म ना होता तो हमारा अस्तित्व ना होता। हमारे अस्तित्व को प्रतिबिंबित करने वाली क्रिया अगर कष्ट से होकर गुजरती है तो निश्चित रूप से हम सभी को एक गोपनीय और निषेध विषय के रूप में से नहीं देखना चाहिए। हमें तर्क के साथ सामने आना चाहिए और महिलाओं को यह छुट्टी दी जाए या न दी जाए, इस पर शास्त्रार्थ होना ही चाहिए। और पूरे वैश्विक परिदृश्य में जो बातें दी गई हैं, अगर भारत के केरल में, मध्य प्रदेश में, बिहार में इस तरह की छुट्टियों का प्रावधान होने लगा तो पूरे भारत में इस छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि भारत का मतलब संविधान, संविधान का मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब हम भारत के लोग, और हम में अनुच्छेद 14 भी आ जाता है, which defines everyone is equal before law. So what do you mean by equality? If you say we are equal, meaning thereby in all respect we are equal, और हमें उस समानता के बोध में सभी महिलाओं को, खास तौर से जो सशस्त्र बल में हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, दौड़ने वाली हैं। आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि भारत की 12 ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो मेंस्ट्रुएशन लीव देती हैं, जिसमें जोमेटो भी शामिल है, स्विगी भी शामिल है। 1997 में मुंबई की कल्चर जैसी कंपनी ने भी मेंस्ट्रुएशन लीव देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वेट एंड ड्राई कंपनी है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने
इस तरह की छुट्टी देने की शुरुआत कर दी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? 2 दिन में अगर हम किसी महिला के जीवन में सुख के दे सकते हैं, हम मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव दे सकते हैं, तो हम इस 2 दिन की छुट्टी पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मानवाधिकार के साथ साथ गरिमापूर्ण जीवन की स्थापना का प्रश्न है। इसलिए इस छुट्टी पर विचार होना चाहिए। आप इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करें, मुझसे कमेंट करें, सही हूँ गलत हूँ आप मुझे बताएं, ताकि इस बात को अखिल भारतीय अधिकार संगठन जोर शोर से उठाए और महिलाओं के इस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके। आइए आप अपने इस बात को रखने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे बहुत दूर तक ले जाएं, क्योंकि यह आपके भी घर की माँ, बहन, चाची, नानी, पत्नी सभी का प्रश्न है, सभी के अधिकारों का प्रश्न है। सभी महिलाओं से प्रार्थना है कि इसमें बढ़ चढ़ कर आप भाग लें और बताएं कि क्यों नहीं होनी चाहिए छुट्टी। क्या हम आगे बढ़कर इसका मुकाबला नहीं करेंगे? ऐसी ही बातों के साथ मैं आलोक चांटिया फिर किसी बड़े गंभीर मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।